फंक्शन फंक्शन क्या होता है ये आप लोगों को सी में पता ही है। फंक्शन होता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अपन कहें तो, नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसका कि कुछ नाम हो। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसका कुछ नाम हो। फंक्शन का नेम मैंने दिया ऐड। ऐड फंक्शन का नेम है। इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ये दोनों फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, मतलब दो इंटीजर्स का सम कर रहे हैं। तो इंटीजर्स का सम इंटीजर की रेंज से बाहर हो सकता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप मैंने लिया लॉन्ग। अब जितने भी फंक्शंस अभी अपन बनाएंगे उन सबके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि फंक्शंस को अपन मेन के अंदर से कॉल करेंगे। मेन के पहले स्टैटिक लगाते हैं, इसलिए मेन में से जो फंक्शन डायरेक्टली कॉल होंगे उनमें भी स्टैटिक लगाना कंपलसरी। स्टैटिक क्या होता है वो मैंने नहीं समझाया अभी। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है, क्योंकि मेन स्टैटिक है तो इसके अंदर से अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन भी स्टैटिक होना चाहिए। तो स्टैटिक लॉन्ग इसका रिटर्न टाइप है। ऐड फंक्शन का नाम है। इंट एक्स और इंट वाई इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन के अंदर मैंने लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया res1। अब दो इंटीजर्स का जब सम किया जाता है तो रिजल्ट इंटीजर में ही आता है। इंटीजर प्लस इंटीजर एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर ही होता है, लेकिन मुझे तो लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट चाहिए, तो किसी भी एक को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक्स को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, फिर वाई को उसमें ऐड किया, तो एक्स लॉन्ग में टाइप कास्ट हो गया, प्लस वाई उसमें ऐड हुआ। लॉन्ग प्लस इंट का रिजल्ट लॉन्ग आता है। फिर मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। फंक्शन को कॉल किया जाएगा मेन से। मेन में अगर आप यहां देखोगे तो मैंने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया। ऐड फंक्शन का नाम है, ये ऐड फंक्शन कॉल होगा। ए जो वैल्यू है, ए वाली वैल्यू जाएगी एक्स में, बी वाली वैल्यू जाएगी वाई में। तो ए है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और उसकी वैल्यू एक्स में जाएगी, तो एक्स है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इसी तरह से बी है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, बी की वैल्यू वाई में जाएगी, तो वाई है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को कॉल करते हुए जो वैल्यूज पास की जाती हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। वो वैल्यूज जिन वेरिएबल्स में आती हैं उनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फंक्शन को कॉल करते हुए अपन चाहें तो वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हुए a और b नाम के दो वेरिएबल पास किए हैं। अगर अपन चाहें तो फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने 89 और 4 पास करी हैं। फंक्शन आपने एक बार बना लिया, उसको कितनी भी बार आप कॉल कर सकते हो, n नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सी में करते हो। सी में जैसे क्लियर स्क्रीन प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्कैन एफ है, उनको आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हो। वैसे ही अपने बनाए हुए फंक्शन को भी कितनी भी बार कॉल किया जा सकता है। फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो ans नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। रिटर्न res1, res1 के अंदर सम है। रिटर्न कहाँ होगा? जहां से फंक्शन को कॉल किया था, मैंने फंक्शन को यहां से कॉल किया है। रिटर्न res1, ये वैल्यू आके ans नाम के वेरिएबल में असाइन होगी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर फंक्शन का नाम यूनिक होना कंपलसरी है।
मतलब सेम नेम के दो फंक्शंस नहीं बनाए जा सकते। फंक्शन को जावा में मेथड भी कहते हैं। तो जावा ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बना सको। उसको अपन कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल मेथड्स के नाम सेम होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस है काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर अपन यहां देखें, स्टैटिक इंट ऐड, एक ऐड नाम का फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और उनका सम रिटर्न कर रहा है। फिर एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला ऐड है, इंट एक्स वाई जेड, ये 3 का सम रिटर्न कर रहा है। जब मैं लिखूंगा ans इक्वल टू एड ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मतलब मैंने दो वैल्यू पास करी हैं, तो दो आर्ग्यूमेंट वाला ऐड कॉल होगा। अगर मैं लिखता हूं ऐड ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मैंने 3 वैल्यूज पास करी हैं, तो ये इन तीनों का सम रिटर्न करेगा। इस केस में ये दूसरा वाला ऐड कॉल होगा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं जिनके नाम सेम हो, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है वो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला, 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला बना दूं, नीचे भी 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला बना दूंगा, तो एरर आएगा। फंक्शंस मेन में से कॉल हो रहे हैं, तो इन फंक्शन के पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग का दूसरा तरीका अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है जिसका एक आर्ग्यूमेंट है, नीचे भी डिस्प्ले है जिसका एक आर्ग्यूमेंट है। डिफरेंट क्या है? ऊपर वाले डिस्प्ले का आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है, नीचे वाले डिस्प्ले का आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है। तो अगर काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है तो डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। जब मैं डिस्प्ले को ए पास करूंगा, ए का टाइप इंट है, तो फर्स्ट वाला डिस्प्ले कॉल होगा। जब मैं डिस्प्ले को एम पास करूंगा तो एम का टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एम इक्वल टू रेन में, तो सेकंड वाला डिस्प्ले कॉल होगा। अब यहाँ पे दोनों डिस्प्ले के एक एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है। यहाँ पे डिफरेंट है डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का तीसरा तरीका, डिस्प्ले फंक्शन बनाया मैंने यहाँ जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है। दूसरा डिस्प्ले, इसके भी दो आर्ग्यूमेंट हैं, पहला आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है। काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, यहाँ डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, लेकिन सीक्वेंस अलग है। यहाँ पहले स्ट्रिंग है, फिर इंट है, जबकि नीचे पहले इंट है और फिर स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहां लिखूंगा डिस्प्ले म्यूजिक कॉमा 4, तो फर्स्ट वाला डिस्प्ले कॉल होगा, म्यूजिक जाएगा एमएसजी में, 4 जाएगा टाइम्स में। मैंने 1 से लेकर टाइम्स तक लूप चलाया और मैसेज डिस्प्ले करवाया, तो जो भी एमएसजी नाम के वेरिएबल में है वो डिस्प्ले होगा, जो कि इस केस में म्यूजिक है। अगर मैं लिखूंगा डिस्प्ले 5 कॉमा रेनबो, तो सेकंड वाला डिस्प्ले कॉल होगा, 5 जाएगा टाइम्स में, रेनबो जाएगा एमएसजी में, और लूप चला के मैंने रेनबो को 5 टाइम्स डिस्प्ले किया। तो अगर काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, तो डिफरेंट होनी चाहिए सीक्वेंस। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए
या डेटा टाइप या सीक्वेंस। अगर मान लो मैं ऐसा फंक्शन बना दूं, ऐड फर्स्ट ऐड जिसके 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट, सेकंड ऐड जिसके भी 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, इनके काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है और सीक्वेंस भी सेम है। आर्ग्यूमेंट नेम कहीं काउंट नहीं होता सीक्वेंस में। सीक्वेंस में सिर्फ डेटा टाइप देखा जाता है, इंट कॉमा इंट, और नीचे वाले में भी इंट कॉमा इंट। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, रिटर्न डेटा टाइप। ये फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन डबल रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप के बेस पे ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। अगर अपन ऐसा करेंगे और इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रखना होता है या डेटा टाइप या सीक्वेंस। अगर तीनों में से कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपने रिटर्न टाइप डिफरेंट रख दिया, तो कंपाइल टाइम एरर है। फंक्शन ओवरलोडिंग में अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने एक ऐड बनाया जो 2 इंटीजर वैल्यूज का सम कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। दूसरा मैं ऐड बना दूं जिसमें मैं एक एरे पास करूंगा और ये लूप चला के एरे के सारे एलिमेंट्स का सम करेगा और फिर इसको रिटर्न करेगा। ऐड फंक्शन जिसका एक आर्ग्यूमेंट है इंटीजर एरे, इसमें लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन p डॉट लेंथ तक, एक एक एलिमेंट उस सम में ऐड करते जाएंगे और उसको रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ भी दोनों फंक्शंस के नाम सेम है, इसमें काउंट भी डिफरेंट है और डेटा टाइप भी डिफरेंट है। ऊपर वाले में काउंट है 2, नीचे वाले में 1। ऊपर वाले में डेटा टाइप है इंट कॉमा इंट, जबकि नीचे वाले में डेटा टाइप है इंट एरे। तो अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ऐड a कॉमा b लिख के, तो 2 आर्ग्यूमेंट वाला ऐड कॉल होगा, 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला। जबकि अगर मैं ऐड q लिखूंगा, मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है q, और q एक एरे है, तो सेकंड वाला ऐड कॉल होगा जो एरे के सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं जिसका एक आर्ग्यूमेंट हो इंट और एक और फंक्शन बनाऊं सेम नेम का जिसका आर्ग्यूमेंट हो इंट एरे, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इंट और इंट एरे 2 अलग अलग डेटा टाइप हैं।